डंडा बजाने वाले इंसान के अब खुद डंडा पड़ रहा है। क्या सीन है? विंस मैकमैन अब कंपनी के मालिक तो रहे नहीं है, एंडेवर को बिक चुकी है, अब एक तरीके से एम्प्लॉय बन चुके हैं। विंस मैकमैन एक तरीके से क्या एम्प्लॉय ही बन चुके हैं। तो गाइस, एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी साइन करवाइए कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कि अगर विंस मैकमैन ने फिर से ऐसा कुछ किया जो उनका पहले स्कैंडल चला था, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो काफी तगड़े होंगे और विंस मैकमैन बहुत बड़ी ट्रबल में आ सकते हैं। तो अब विंस मैकमैन को इस चीज के साथ सेफ खेलना है या फिर जैसे भी जो भी चीज है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो कंपनी बिकी है ना, इसके बाद अंदर ही अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिसका डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। उसको सबको हम डिस्कस करेंगे अपने असली अखाड़ा पॉडकास्ट में। अगला ही वो एपिसोड है, तो वहां पे जाके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कितनी विंस मैकमैन की पावर है, स्टेक्स उनके पास कितने, सब कुछ इसमें कवर होगा। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी और विंस मैकमैन अब कुछ कांड करेंगे तो बचेंगे नहीं बिल्कुल भी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने के लिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के बारे में, फ्यूड के बारे में। अब इनका जो मैच हो बैकलैश के लिए एक्सपेक्टेड है, ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस कर देगी। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई राइवलरी क्यों शुरू करी है, ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स क्यों लड़ रहे हैं, तो गाइस रिपोर्ट ये आई है कि पुएर्तो रिको में क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैकलैश है, तो एक तरीके से प्रमोशनल डील के चलते हुआ है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वहां पर उनको एक बड़ा मैच चाहिए था, डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां पर जाती नहीं है। तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि एक बहुत बड़ा मैच हम लोग प्लान कर सकते हैं, और स्टोरी लाइन के हिसाब से भी उसको सेंस बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर, दो सुपरस्टार्स को इस मैच के लिए चुना है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आखिर क्यों आपको ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स की राइवलरी देखने को मिल रही है। अभी अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि ये राइवलरी क्या लंबी चल सकती है, तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि पुएर्तो रिको में एक मैच करके इनकी कहानी जो है खत्म हो जाएगी और ये राइवलरी भी एंड हो जाएगी। लेकिन गाइस, ऐसा हो सकता है, पूरे चांसेस हैं कि समर स्लैम खत्म होने से पहले तक ये वाली राइवलरी आपको चलती हुई दिखाई दे। यानी कि मनी इन द बैंक के अंदर और सऊदी अरेबिया में जो भी शो होने वाला है, जो भी उसका नाम होगा, किंग ऑफ द रिंग होगा, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग होगा, या फिर क्लैश ऑफ चैंपियंस होगा, जो भी होगा, हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके बीच में 3 मैचेस भी करवा दे। तो अभी वो एक क्वेश्चन है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ब्रॉक लेसनर का शेड्यूल डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके आ पाती है अच्छे से, तो फिर आपको ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स की थोड़ी लंबी फ्यूड देखने को मिल सकती है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और द रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक ट्वीट आता है। इसमें गुंथर के बारे में बहुत तगड़ा स्टैट है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गुंथर ऑलरेडी 306 दिनों के लिए चैंपियन है। अगर वो 148 दिन और चैंपियन बन जाते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के वो लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएंगे, अगर वो 454 दिन हो पाते हैं। और अगर ये वाला रिकॉर्ड गुंथर को तोड़ना है तो उनको 7 सितंबर 2023 तक जो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने रहना होगा। अब गाइस, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा लगता है ना कि हम इस रिकॉर्ड के पास आ गए हैं, तो वो फिर इसको तोड़ने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो कि हिस्ट्री में दोबारा पहले कभी ना हुआ हो, और है ना, कुछ नंबर्स में अच्छा लगे सुनने में, सोशल मीडिया पे अटेंशन, आई बॉल्स, फैंस केयर कर रहे हैं उसके बारे में। तो आई थिंक फिर ये चीज हो रही है, क्योंकि इतना पास आके फिर उनको चैंपियनशिप हरवाना थोड़ा सा सेंस नहीं बनाएगा। जैसे रोमन रेंस के केस में उनको 1000 डेज चैंपियन बनवाना था। अगर शायद इस डे के इन डेज के बहुत क्लोज ना होते रोमन रेंस, तो हो भी सकता था कि रेसलमेनिया में कोडी रोड्स रोमन रेंस को हरा देते, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो वाली चीज नहीं करी। तो देखते हैं क्या ये चीज गुंथर के साथ होती है या फिर नहीं। रे मिस्टेरियो ने गाइस अपने बारे में एक बड़ा वाला डार्क सीक्रेट रिवील किया, और उन्होंने बात करी अपने एडिक्शन की, जो कि उनको पेन किलर्स का हुआ था, बहुत तगड़ा वाला। अब रे मिस्टेरियो ने ये बताया कि अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रन में मेरे को सर्जरी से बहुत बार गुजरना पड़ा, और उसकी वजह से मुझे पेन किलर्स खाने पड़े। पेन किलर्स मैंने इतने खाए कि मुझे उसकी एडिक्शन हो गई। और एक बार पर मैं अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ गया हुआ था, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोल दिया कि भाई यहाँ से हम जा रहे हैं, या तो तुम अपने साथ पिल्स लेके चलो या तुम अपनी फैमिली को चूज करो। तो इतना ज्यादा मामला जो है खराब और बुरा हो गया था रे मिस्टेरियो के लिए। इसलिए रे मिस्टेरियो कहते हैं कि अपनी वाइफ की अपनी लाइफ में बिल्कुल एक अलग ही वैल्यू रखते हैं, और ऐसी वाइफ ऐसे सबको मिलनी भी चाहिए। रे मिस्टेरियो की छोटी सी बात मुझे आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन एक बड़ी बात भी शेयर करता हूँ, और वो ये है कि इंपल्सिव पर जब आए रे मिस्टेरियो लोगन पॉल के साथ बात करने, तो यहाँ पर उन्होंने बात करी अपने बेटे के साथ मास्क वर्सेस हेयर मैच की। भाई तुमने तो बड़ी जल्दी पार्टी बदल ली। अब तक तो तुम ये कह रहे थे मैं अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाऊंगा, इवन रियल लाइफ वाले इंटरव्यूज के अंदर भी ये वो कहते थे कि नहीं, मेरे को अपने बेटे के साथ नहीं लड़ना। लेकिन अब एक बार हाथ क्या खुला रे मिस्टेरियो का, भाई वो तो कतई बजाने लगे। वो ये कह रहे हैं कि मेरे और मेरे बेटे के बीच में मास्क और हेयर वाला मैच होता है, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि अगर मास्क वाले मैच में हारे मिस्टेरियो तो उनको अपना मास्क गंवाना पड़ जाएगा, यानी कि उनका जो चेहरा है वो रिवील हो जाएगा, जो कि वैसे भी हो चुका है। लेकिन रेसलिंग रिंग के अंदर होना एक अलग बात होती है, वैसे पहले भी हो चुका है वो चीज़। और डोमिनिक मिस्टेरियो के बाल उड़ जाएंगे। तो ऐसी मैच, ऐसी स्टिपुलेशन के साथ मैच देखने में क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो गए, मुझे आप लोग की बात बताना कमेंट सेक्शन में। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और बहुत सारे टाइम्स अगर आप लोग चैनल पर एक्टिव चैट, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना जो नया हेडक्वार्टर है उसको बना रही है। अब उसकी आप लोग पिक्चर देख सकते हो,
पहली बार इतनी अच्छी तरीके से आई है, जहाँ पे 2 बिल्डिंग है, बीच में भी स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको स्टेज या एरिना की तरह क्यों कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्डिंग कुछ ऐसी है। इससे पहले WWE का जो सारा काम है वो टाइटन टावर से चलता है, और WWE धीरे धीरे यहाँ पर मूव भी करने का प्लान कर रही थी मार्च में, लेकिन आई थिंक ये इतनी जो भसड़ हुई बिकने से रिलेटेड, खरीदने से रिलेटेड, विंस का स्कैंडल, शायद इन वाली चीज़ों में भी डिले हो गया। वैसे इन चीज़ों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ WWE के लोगों के लिए कि कॉर्पोरेट फील्ड में उनका क्या चल रहा है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ब्रॉक लेसनर का ओपोनेंट कौन होगा समर स्लैम में। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि WWE समर के अराउंड फेस टू फेस गुंथर और ब्रॉक लेसनर को लाने का प्लान कर रही है, लेकिन गाइस रिंग साइड न्यूज की तरफ से ये रिपोर्ट है कि उनको WWE की जो अंदर के लोग हैं उनकी तरफ से बात पता चली है कि समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच तो नहीं होने वाला। अब फिर क्या इसका मतलब ये है कि समर स्लैम के अराउंड WWE गुंथर और ब्रॉक लेसनर के बीच में कुछ सेटअप करेगी जो कि लीड करेगा आगे बड़ी चीजों के लिए। फिर ऐसे में तो मेरे दिमाग में रेसलमेनिया ही नाम आता है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज रॉ में, चलो ये भी अच्छा नाम है, लेकिन गुंथर और ब्रॉक लेसनर जिसकी हाइप बहुत ज्यादा बन चुकी है, इस साल रेसलमेनिया भी होने का इसके रूमर्स हम लोग सुन रहे थे। हालांकि वो चीजें बाद में पता चली कि ऐसा कुछ भी नहीं था, WWE ने तो सोचा ही नहीं था ब्रॉक लेसनर को इस तरीके से बुक करने का रेसलमेनिया। तो फिर हो सकता है WWE समर के अराउंड जो है इनके बीच में कुछ ऐसा सेटअप करे और आगे जाके फिर रेसलमेनिया 40 में दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े। आप मुझे जेन्युइनली बताना कि क्या आप इंटरेस्टेड हो देखने में, ये मत देखो कि हाइप है सब बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो, आपको क्या लग रहा है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मैं अपना बताऊं तो सिर्फ ब्रॉक लेसनर की फ्यूड के लिए मैं चाहता हूं गुंथर अपना वो पुराना वाला साइज कर ले। आई नो वो लॉन्ग रन के लिए या फिर ज़्यादा एजाइल होने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर तो ऐसी चुल है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। हम बात करते हैं गाइस लोगन पॉल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जब भी कोई सुपरस्टार रिसेंटली सुर्खियों में आता है अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से, तो ये बात भी आती है कि कितने पैसों में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो गाइस इसके बारे में कुछ जो अंदर की बातें सामने निकल कर आई हैं वो ये है कि लोगन पॉल ने इतना बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, इवन वो WWE के टॉप 5 वाली लिस्ट में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही बहुत ज्यादा मोटे पैसे अपनी जेब कर लिए, लेकिन ये बात कंसिडर करते हुए कि रेसलिंग में उनका ज्यादा पुराना से कोई ऐसा नाता नहीं है, उसके बावजूद भी उनको WWE के अंदर बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज इन सुपरस्टार्स के आसपास तो नहीं है, जैसे $15 मिलियन का पर ईयर वाला ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं मिला है। अगर मैं सिर्फ एक प्रेडिक्शन करूं तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि $5-7 मिलियन के आसपास का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा। आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो लास्ट टाइम उनका $5 मिलियन का ही था, तो हो सकता है इसी के अराउंड भी इस बार का कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, तो हो सकता है थोड़े और पैसे डाल के एक्सटेंड हो गया होगा। गेबल स्टीवसन के साथ भाई क्या हुआ यार, एक तो उन्होंने सबसे पहले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, उनके पास हाइप थी, WWE ने उनको साइन किया, लेकिन गाइस इन सारी चीजों से अलग जाते हुए एमेच्योर रेसलिंग में वापस जा रहे हैं गेबल स्टीवसन। इवन स्टिल वो WWE के साथ साइंड हैं, और जो यूएस ओपन टूर्नामेंट है वहां पर कंपीट करने वाले हैं गेबल स्टीवसन। मैं तो भाई अब मेरी आंखें तरस गई गेबल स्टीवसन को कि वो कब दिखेंगे, कब आएंगे। एक टाइम पर मैं फिर से बता रहा हूँ ट्रिपल एच के साथ उनका मैच करने का प्लान था, लेकिन उसके बाद ट्रिपल एच को रिटायर ही होना पड़ गया। तो प्लान्स तो थे उनके लिए, अब मुझे नहीं पता कि अब कितने तगड़े हैं, अब कितने स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो तो भाई पूरा रेसलिंग मटेरियल है, उसको अच्छा यूज होना चाहिए। अगर उसको सिंपली वो वाला गिमिक थमा देना कि भाई वो रेसलिंग के लिए जाना जाता है, वही जो एक्चुअल में वो है वही गिमिक बना के ले आए, तो वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस समय WWE के अंदर उनके अलावा ऐसा कोई करने वाला है नहीं। चैट गेबल के साथ वो चीज़ ट्राई करी, क्योंकि वो भी ओलंपिक्स में कंपीट कर चुके हैं, कर्ट एंगल के लिए वो चीज़ वर्क करी है पहले, तो भाई 2023 में भी आई थिंक, क्योंकि रियल में है भाई वो रेसलर, तो फिर आई थिंक ये चीज़ वर्क कर सकती है। बट पता नहीं, अभी तो WWE में तो साइन होने के बाद भी दूसरी जगह पर जाके कंपीट कर रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये जुड़ी है रोमन रेंज के नेक्स्ट एंड फर्स्ट पॉसिबल अपोनेंट से आफ्टर रेसलमेनिया। अब ये सवाल बहुत ज्यादा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कौन होगा वो जो कि रोमन रेंज के अगेंस्ट कंपीट करेगा। तो नाम आपको बहुत ज्यादा ही लुच्चू पुच्चू सा लग सकता है, लेकिन गाइस ऐसी स्पेकुलेशन है कि मैट रिडल वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि कंपीट करेंगे रोमन रेंज के अगेंस्ट सऊदी अरेबिया वाले प्रीमियम लाइव इवेंट। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी आपने देखा कि जो ब्लड लाइन और ब्लड लाइन के अगेंस्ट वाले लोग हैं उसमें भी मिक्स में मैट रिडल आए हैं। केविन ओवंस के साथ ऑलरेडी मैच हो चुका है, सैमी ज़ेन के साथ ऑलरेडी मैच हो चुका है, मैट रिडल के साथ भी पहले मैच हो चुका है। इवन आपको याद होगा उस टाइम पे ये हुआ था कि अगर मैट रिडल हारे तो उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आप लोग उन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हो? ऐसा कोई बिल्कुल हार्ड हिटिंग या फिर बहुत ज्यादा हाइप करके नहीं, क्योंकि WWE को 1000 डेज वाला पॉसिबली अपना सेलिब्रेशन प्लान करना है, तो शो पर एक ऐसा नॉर्मल सा मैच रखने के लिए रोमन रेंज के लिए सिर्फ एक क्या भैया चल चुटकी में हवा में साफ कर दूंगा तुझे, ऐसा वाला कुछ मैच WWE मैट रिडल के साथ बुक कर सकती है। आपको याद होगा मैट रिडल एक टाइम पर कितने पॉपुलर थे, मतलब सैमी ज़ेन वाली जो हाइप है उस लेवल पर तो नहीं पहुंचे थे मैट रिडल, लेकिन उनको फैंस कितना पसंद कर रहे थे, इवन उनके जीतने के लिए भी दुआएं लगा रहे थे। तो हो सकता है मैट रिडल आपको कंपीट करते हुए दिखाई दे अगेंस्ट रोमन रेंज, और वो बनेंगे रोमन रेंज के पहले अपोनेंट। ऑब्वियसली मैच में तो भाई अभी मैट रिडल छोड़ो कोई और सुपरस्टार भी आ जाएगा तो रोमन रेंज को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और गाइस फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से CM पंक के बारे में कुछ अपडेट आई है।
सुनना है इसको ध्यान से, WWE और बाकी अदर प्रमोशंस में भी सीएम पंक इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ऐसा कैसे है? क्योंकि सीएम पंक दोबारा से काम करना चाहते हैं रेसलिंग में और वो इलीट ऑल इलीट के अंदर दोबारा से वापस आ सकते हैं, ऐसा उनका सोचना है और ये चीज काफी जल्दी भी हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या AEW सीएम पंक को दोबारा से अपनी कंपनी में लाने देगी, क्योंकि उन्होंने जो कांड किए हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सीएम पंक बाकी प्रमोशंस की तरफ भी देखेंगे। और जब बाकी प्रमोशंस की तरफ देखने की बात आती है तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होगा वो ऑब्वियसली WWE का होगा। इस वजह से नहीं कि WWE और सीएम पंक के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इस वजह से क्योंकि WWE ही ऐसी कंपनी है जो कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ी है और सीएम पंक को पता नहीं जो उखाड़ना था AEW में जाके वो उखाड़ चुके। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उनके साथ वो हुआ क्या। तो अगर WWE के अंदर सीएम पंक की बातें आपको आने वाले टाइम में सुनने को मिल जाए तो ज़्यादा हैरान और परेशान ना होना, और अगर रिटर्न भी आ जाए तो फिर उसमें भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हैरान परेशान और WWE के बैक स्टेज लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी हिस्ट्री रही है AEW के साथ बैक स्टेज, पर्सनली क्या मैं ऐसा देखना चाहूँगा, मैं चाहूँगा अपना वो जो दिमाग है ना उसको घर रख के आ जाए और जो उनकी रेसलिंग स्किल है उस हिसाब से वो जो सोचते हैं फिर वो लेके वो WWE में आए। क्योंकि अगर वो वैसे आए तो बहुत ज़्यादा भसड़ मच सकती है। ऑलरेडी WWE के अंदर जो माहौल है इस समय बड़ा अजीब सा चल रहा है कि विंस का स्कैंडल, फिर WWE बिकने वाला।